चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे कि चुंबक क्या होता है और कैसे हम विद्युत चुंबकत्व बनाते हैं और कहाँ पे पाया जाता है, कितने तरीके का होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं चुंबक की, तो चुंबक क्या होता है? एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। जो सदैव उत्तर और दक्षिणी दिशा में ठहरता हो वो चुंबक कहलाता है। अगर आप किसी चुंबक को ले लेते हैं, उसको अगर हम फ्रीली लटकाते हैं, तो आप देखेंगे कि चुंबक हमेशा क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में लटकता है। और ये जो इसकी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है उसकी क्या होती है कि जिसमें लोहा और निकेल का अगर कोई पदार्थ होगा तो उसको वो अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम बोलते हैं चुंबक। ठीक है। चुंबक का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है उसको हम लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं। और लोहे के ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है Fe2O4, है ना। मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है चुंबक का। कभी कभी यूपीपीसीएल में पूछ लिया जाता है कि जो मैग्नेट है या चुंबक है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जो रासायनिक फार्मूला होता है वो क्या होता है? Fe3O4 होता है। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए मैग्नेट के, चुंबक के, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे कह रहा है कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक के ध्रुवों की संख्या जो होती है वो बनी रहती है। आप सभी को पता है, अपने घरों में भी अगर हम लोग देखें तो जो चुंबक होता है अगर उसको छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ दें तो उसमें क्या होता है? दो पोल बेसिकली होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। एक उत्तर पोल होता है, दूसरा दक्षिण पोल होता है। तो अगर उसको छोटे छोटे पीस में अगर आप ब्रेक करते हैं तो भी जो चुंबक होता है वो अपने जो पोल होता है वो मेंटेन रहता है। छोटे पीस में आप ब्रेक करेंगे तो भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा, उससे छोटा करेंगे तो भी नॉर्थ साउथ हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और कभी भी हम उसको लटकाते हैं जमीन, मतलब अगर हम जमीन से उठा के किसी रस्सी से बांध के उसको लटकाएं तो हमेशा हम देखेंगे कि उसका जो दिशा होती है वो कहाँ से किधर होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। कहते हैं जो हमारी अर्थ है, जो हमारी जमीन है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी से अट्रैक्ट होके वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज होती हैं, इसको हम लोग जहाँ जहाँ पे हम चुंबक का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको दिशा निकालने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। बड़े बड़े समुद्र या समुद्री जहाज होते हैं, अगर चारों तरफ पानी होता है तो वहाँ ये पता नहीं चल पाता कि डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, ये जो मैग्नेटिक निडल होती है इसको हम यूज करते हैं। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको आप फ्री लटका दोगे तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा को शो करता है, तो इसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो चुंबक है, चुंबक को आपने लटका दिया, या चुंबक की जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी ताकत होती है, वो सभी चारों तरफ सेम होती है या अलग अलग होती है। तो जो चुंबक की जो स्ट्रेंथ होती है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो जो उसके पोल होते हैं, जो उसके ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, उस पे कहता है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके ध्रुवों पे होती है। बीच में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो ध्रुवों पे उसकी पोल ज्यादा होती है। कभी कभी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो बहुत सारे पिन अगर आप ले लीजिए और उसको चुंबक को लगाइए तो जो किनारों पे आप देखेंगे जो पिन होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है और बीच में पिन कम अट्रैक्ट होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि चुंबक की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो किनारों पे ज्यादा होती है या पूरे चुंबक में समान होती है? तो आंसर क्या होगा कि दोनों पोलों पे उसकी जो सामर्थ्य होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो मैक्सिमम होती है और बीच में कम होती है। ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास जो चुंबक के टाइप है, तो कह रहा है कि एक हमारे पास पहला टाइप निकल गया है नेचुरल मैग्नेट, जिसको हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। प्राकृतिक चुंबक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, जैसे जमीन के अंदर जो लोहा पाया जाता है तो उसमें अगर वो आकर्षण का गुण पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे चुंबक पत्थर, इसको हम मैग्नेट स्टोन बोलते हैं, ये जमीन के अंदर पाया जाता है। दूसरा कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल चुंबक हो गया। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन मेड कह सकते हैं। जो आदमी बनाता है जिस चुंबक को, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक। ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक के शेप आप देख रहे हैं, बहुत सारे टाइप होता है। बार मैग्नेट बेसिकली इसको हम बोलते हैं। तो इसको आप लोहा, इस्पात, कोपाल्ट, इनसे हम मिलके बनाते हैं इसको। और इसके अलग अलग शेप्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं। ठीक है। जिसमें छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें चुंबक के प्रकार, तो एक आता है स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट जिसको बोलते हैं। ये यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो अगर स्थायी चुंबक की बात करते हैं, इसका मतलब जो हमारे पास बार मैग्नेट है या कोई भी दूसरा शेप का मैग्नेट होता है,
तो वो क्या होता है, वो स्थायी होता है, उसकी जो ताकत होती है वो स्थायी होती है, उसमें हम उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ऐसा चुंबक जो जो कठिनता से चुंबक बना होता है, चुंबक बना होता है और कठिनता से ही चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। इसमें क्या होगा, उसकी ताकत जो होती है वो फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है ना। ये लाउड स्पीकर और गैल्वेनोमीटर और दिक सूचक, इन सब में हम लोग इसको यूज करते हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे चुंबक जो होते हैं वो हमारे बेसिकली स्थायी चुंबक कहलाते हैं। उसको आप बदल नहीं सकते, धीरे धीरे उसकी जो चुंबकत्व का गुण होता है वो धीरे धीरे गायब होता जाता है। ठीक। तो ऐसे चुंबक जो हम देखते हैं कि वाकई में चुंबक है, उसमें हम कोई ऐसा नहीं होगा कि अभी चुंबक है थोड़ी देर में चुंबक नहीं बनेगा। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो स्थायी चुंबक कहलाते हैं, जो आपके स्पीकर्स में और छोटी छोटी डिवाइसेस में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, जो स्थायी चुंबक है वो इस्पात का बना होता है। एल्किनो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एवं लोहा होता है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टी दे रखा है। एल निको एक हमारा है और दूसरा कह रहा है कि हमारे पास एल्कोनेक्स, ये है इनकी। इन एल्कोनेक्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल और लोहा होता है। ठीक। अब दूसरा कह रहा है टेम्परेरी मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है, जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। अस्थायी चुंबक की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको क्या करते हैं कि वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, उसको अस्थायी चुंबक बोलते हैं। जैसे आप कभी पेचकस से किसी नट को खोलें तो आप उसमें देखते हैं कि जो नट होता है वो पेचकस में चिपक जाता है, जबकि पेचकस में कोई ऐसा चुंबकत्व नहीं होता है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ गया है और बाद में क्या होता है, वो गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे, जो मृदु लोहा सॉफ्ट आयरन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। विद्युत घंटी, डायनमो आदि में हम लोग इसी का यूज करते हैं। इसको बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। ये अस्थायी चुंबक होता है। इसमें कुछ अगर हम इसमें सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, तो ये चुंबक की तरह काम करता है, और अगर हम सप्लाई हटा लेते हैं तो इसका जो चुंबक का गुण होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक। इसको हम बनाते कैसे हैं, तो देखिए आपको दिख रहा है, इसमें एक आप लोहे की कील ले लें और उसमें हम क्या करते हैं, अगर वायर लपेट देते हैं, वायर की कॉइल बना ले, कुंडली बना ले, और अगर उसमें हम बैटरी से उसको कनेक्ट कर दें, तो अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, चुंबक की तरह बिहेव करता है। अगर उसके आसपास आप लोहे की छड़ या किसी और पदार्थ का, निकल का कोई मटेरियल ले जाते हैं तो उसको क्या करता है, वो आकर्षित करता है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स निकल के आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये है हमारे पास चुंबक, एक स्थायी चुंबक हो गया, दूसरा अस्थायी। अस्थायी को जो होता है इसको हम बोलते हैं जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट आप देंगे तो ही हमारा चुंबक बनेगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल करंट हटा लेते हैं वैसे ही इसका चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं को पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय परिपथ का मतलब क्या होगा, जैसे आप चुंबक देते हैं तो एक कोई ना कोई उसका परिपथ हो जाता है, एक 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 फील्ड बन जाता है कि अगर वहां पे आप लोहा को ले जाएंगे, किसी अन्य पदार्थ को ले जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो वो परिपथ जो होता है वो चुंबकीय परिपथ कहलाता है, मतलब चुंबक के चारों ओर का ऐसा पथ जिसमें चुंबकीय रेखाएं दिखती हैं। अच्छा, चुंबकीय रेखाओं की डायरेक्शन कभी पूछ देता है, तो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखना है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वही चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, अगर हम किसी चुंबक को उसके आसपास ले जाते हैं तो वो आकर्षित करता है, तो वो क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है, ये इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। कई बार यूपीपीसीएल में पूछ लिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो उसमें ऑप्शंस देता है, तो टेस्ला हो गया, या पूछता है टेस्ला किसका मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। अगर सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर इसमें हम इसकी बात करते हैं तो इसका मात्रक गॉस होता है, गॉस इसका मात्रक किसकी, चुंबकीय क्षेत्र का। और एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय बल रेखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जो हम चुंबकीय रेखाएं होती हैं उनकी दिशा होती है, डायरेक्शंस होती है,
उसको हम चुंबकीय रेखाओं की हेल्प से दिखाते हैं। ये हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर जाती हैं। चुंबकीय वाहक बल, चुंबकत्व वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बोलते हैं, जैसे ईएमएफ बोलते हैं वैसे एमएमएफ होता है। ईएमएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या करता है, वो करंट को फ्लो कराता है। अगर एमएमएफ की बात करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब चुंबकत्व वाहक बल, इसका मतलब चुंबक में ऐसा क्या होता है कि उसमें क्या चीज बहती है, तो चुंबक में हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं। इसका मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र में करंट बहती है वैसे चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स बहता है। तो ये कह रहा है कि एमएमएफ, एमएमएफ का मतलब चुंबकत्व वाहक बल, इसका मतलब फ्लक्स को बहने के लिए जो ताकत देता है, जो एनर्जी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व वाहक बल। करंट को बहने के लिए जैसे वोल्टेज हम लगाते हैं वैसे फ्लक्स को बहने के लिए हमें क्या चाहिए, चुंबकत्व वाहक बल, जिसको हम एमएमएफ बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स को गतिमान करता है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न होती है, किसकी, चुंबकत्व वाहक बल एमएमएफ की, जिसको हम एनआई से लिखते हैं, एनआई से प्रदर्शित। एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, और आई क्या हो गई, करंट की बात कर रहा है। तो अगर एन और आई से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास चुंबकत्व वाहक बल एमएमएफ निकल जाता है। कभी कभी एमएमएफ का फॉर्मूला पूछता है, या एमएमएफ का यूनिट पूछ लेता है, या पूछता है कि अगर हमारे पास फेरों की संख्या दे देगा, करंट दे देगा, कहेगा एमएमएफ निकालो, तो फेरों की संख्या से अगर करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका एमएमएफ निकल के आता है, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम तीव्रता की बात करते हैं तो हमारा जो क्षेत्र है वो कितना तीव्र है उसकी बात करता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जो एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो, तो उसे तो चुंबक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनके जो पॉइंट्स हैं इनको आपको यूनिट याद रखनी है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशियां क्या होती हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश राशियां जो होती हैं उसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। जैसे हम बल की बात करते हैं, बल का मतलब आपने कितना बल लगाया, किस दिशा में लगाया तो पता है, तो वो सदिश राशि होती है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि आती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो B इक्वल टू फाई अपॉन ए, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चुंबकीय फ्लक्स और B और A में रिलेशन निकल के आता है। फ्लक्स क्या हो गया, फाई से हम लिखते हैं उसको, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, A आपका क्षेत्रफल हो गया, एरिया की बात करता है, और B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर हम फ्लक्स घनत्व की बात करते हैं तो आप यहां से निकाल सकते हैं, फाई का फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, और एक एरिया हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो पूरा क्या निकल गया कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब मैक्सवेल ने कुछ फॉर्मूले दिए हैं, मैक्सवेल ने दिया, तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में हम लोग बात करते हैं तो फैराडे ने बहुत सारा नियम दिया। फैराडे के चुंबकीय क्षेत्र के दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इस तरीके से नियम दिया। यहाँ मैक्सवेल ने दिया है, मैक्सवेल ने बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की खोज की है, उसी के बारे में बताया है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हाथ का नियम, ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि देखिए हाथ से दिख रहा है कि अगर हम अपने हाथ को चारों उंगलियों को मोड़ लें और अंगूठे को खड़ा रखते हैं तो जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और जो थंब होता है वो करंट को प्रदर्शित करता है। ये पहला नियम है। मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम, जो पेंच मारा होता है उस पर इन्होंने एक नियम दिया। ये क्या बताता है कि अगर जो पेंच की को हम घुमाते हैं तो ऊपर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है अगर हम पेचकस से उसको खोलते हैं, और नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो वो करंट को दिखाता है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इनके नियम इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता है कि जो दक्षिण हाथ का नियम है मैक्सवेल का, उसमें उंगलियां क्या दिखाती हैं, अंगूठा क्या दिखाता है। और पेंच का नियम जो हमारा है, इसमें जो पेंच को अगर हम देखें तो पेंच को जो हम घुमाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके नीचे जो पेंच चलता है वो करंट होती है। एक मैक्सवेल जो होता है 10⁸ वेबर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आया जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम, ये दो है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम, तो हैंडल हम कहाँ लगाते हैं, जनरेटर में। तो दाहिने हाथ का नियम किस लिए लगाते हैं, जनरेटर के लिए लगाते हैं।
तो जनरेटर से हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम लोग पहले बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें क्या होता है, एक वर्ड आपको याद रखो, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब हो गया फोर्स, और मदर मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब हो गया करंट। एफ एफ से हो गया फादर, मदर एम एम से हो गया मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और सी सी फॉर चाइल्ड हो गया, सी फॉर करंट। इसका मतलब ये जो हमारे तीन उंगलियां होती हैं, तो क्या कहता है कि हम लोग दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं जो जनरेटर के लिए काम करता है। तो अगर कहता है कि हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से रखें कि अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली जो होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, और जो बीच वाली उंगली होती है उसको मध्यमा बोलते हैं, कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तीनों उंगलियों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री अगर होता है तो अंगूठा क्या दिखाता है, बल। बल का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का मतलब जो आप बल लगाते हैं। सी का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। और जो लास्ट वाली उंगली है वो क्या दिखाता है, करंट को दिखाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में फादर मदर चाइल्ड, आप चाहे इसको नोट कर लें। अब जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल किस लिए लगता है, मोटर के लिए। अगर मोटर में आपको निकालना है कि मोटर की जो गति होगी, डायरेक्शन होगी, वो कैसे घूम रही है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में भी वही होगा, एफ फोर्स हो गया, बल, वो किधर घूमेगा, और सी का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, सी का मतलब करंट हो गया, एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल दोनों याद रखने हैं। जो राइट हैंड रूल कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन बहुत होता है। राइट हैंड रूल हम कहाँ लगाते हैं, जनरेटर में या मोटर में। तो राइट का मतलब जनरेटर जो आप हैंडल लगाते हैं राइट हैंड रूल से लगाते हैं, तो राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए होता है और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है। ये क्या काम करते हैं, मोटर में आपको देखना है कि मोटर सीधी चल रही है उल्टी चल रही है, इसका मतलब मोटर में दिशा निकालनी है तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। जनरेटर में आपको देखना है कि जो विद्युत वाहक बल बन रहा है वो कितना बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो वो हम लोग बात करते हैं राइट हैंड रूल से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फैराडे के कुछ नियम्स हैं जो इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट नियम फैराडे का दे रहा है। फैराडे का फर्स्ट नियम कह रहा है जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर कोई कुंडली है, कुंडली का मतलब क्या हो गया, बीच में आपने जैसे आपने कुंडली बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो अगर हम वो कुंडली बनाते हैं तो उसमें अगर क्या कह रहा है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, इसका मतलब जब एसी सप्लाई देते हैं, एसी में जो फ्लक्स होता है वो बदलता रहता है, तो वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको दूसरी तरीके से कह रहा है कि जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं फ्लक्स को काटता है तो ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हो गया, बेसिकली वोल्टेज, तो वोल्टेज बन जाता है। जैसे मान लो आप हैंडल लगा के घुमाते हैं तो क्या होता है कि चुंबकीय रेखाएं कटती हैं तो वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बेसिकली वो जनरेटर में होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो दूसरा नियम कह रहा है कि जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब क्या होगा, फ्लक्स अपॉन टाइम। मान लो पहले फ्लक्स हमारा φ1 था, दूसरी बार φ2 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, बड़े में से छोटे को आपने माइनस कर दिया, अपॉन टी, दर की बात करते हैं तो हम समय से माइनस डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है वो विद्युत वाहक बल के सीधे सीधे समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम है। ये छोटे छोटे नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आते हैं इनसे। आगे है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज जिससे उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। आप देखें तो ये फॉर्मूला आपको पता है, ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते हैं, E इक्वल टू माइनस एन फाई अपॉन टी, डी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अभी पहला नियम क्या कह रहा था कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका मतलब फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत वाहक बल से उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये दूसरे को विरोध करेंगे, इसीलिए जो ईएमएफ है ई बराबर माइनस, माइनस क्या बता रहा है कि ये इसका विरोध करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जिससे उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है, लेंज का नियम कहता है। तो कभी कभी पूछ लेता है ये फॉर्मूला देके कि इसमें नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव क्यों लगा होता है, तो नेगेटिव लेंज लॉ बताता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स को उत्पन्न करता है, इसीलिए ये एक दूसरे का ये विरोध करते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है प्रतिष्ठंभ। जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में
प्रतिरोध की बात करते हैं, वैसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिष्ठंभ होता है। प्रतिरोध और प्रतिष्ठंभ दोनों को ध्यान रखना है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है। प्रतिष्ठंभ क्या करता है? ये फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स की गति का विरोध जो करता है उसको हम प्रतिष्ठंभ बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल वही फॉर्मूला है। अगर हम लोग इसको ध्यान से कह रहा है कि जो एम्पियर टर्न क्या था? एमएमएफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रतिरोध जो होता है R इक्वल टू V अपॉन आई लिखते हैं, सेम R की जगह पे क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ बराबर जहां वोल्टेज है वहां क्या हो जाएगा? एमएमएफ। एमएमएफ का मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो हमने लिखा था, जो फ्लक्स को फ्लो कराता है, जिससे फ्लक्स बहता है, तो वो एम्पियर टर्न था। एनआई आपने लिखा था और नीचे क्या हो गया? वेबर। करंट की जगह पे वेबर हो गए, तो V इक्वल टू आई आर जैसे लिखते हैं, तो V की जगह पे एमएमएफ हो गया, आई हो गया, आई की जगह पे फ्लक्स हो गया और आर की जगह पे प्रतिष्ठंभ हो गया। इससे आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो आर बराबर एन अपॉन फाई, आर बराबर एन आई अपॉन फाई, आप ऐसे ध्यान रखें। या प्रतिष्ठंभ को हम कैपिटल एस से लिखते हैं। प्रतिष्ठंभ जो होता है वो कैपिटल एस होता है, तो कैपिटल एस बराबर एन आई अपॉन फाई हो जाएगा। तो यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो एम्पियर टर्न हो गया किसका? एनआई का मात्रक, और वेबर हो गया फ्लक्स का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, तो ये इसका निकल के आया किसका? प्रतिष्ठंभ की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा प्रतिष्ठंभ है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। ठीक है, दूसरा इसका मात्रक देखो, ये लिखा हुआ है हेनरी इनवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी इनवर्स का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन हेनरी। जो प्रतिष्ठंभ होता है इसका मात्रक होता है 1 अपॉन हेनरी भी होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कंफ्यूजन के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता की बात करता है तो चुंबकशीलता जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं वैसे यहाँ चुंबकशीलता की बात करते हैं। वहां हम लोग विद्युतशीलता की बात करते हैं, यहाँ चुंबकशीलता हो गया। तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं हो। चुंबकशीलता म्यू से लिखते हैं। म्यू का मतलब हो गया चुंबकशीलता की अगर हम लोग बात करें तो कितना चुंबक ताकतवर है, उसका उसको हम किससे बताते हैं? चुंबकशीलता से, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं। हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, बी बराबर म्यू इंटू एच। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो ये वहां से निकल के, तो जो म्यू होता है वो हम उसको चुंबकशीलता बोलते हैं। तो बी क्या था? फ्लक्स घनत्व की हम लोग बात करते थे, और चुंबकन बल का मतलब हो गया एच लिखते हैं उसको। तो बी अपॉन एच जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। म्यू होता है चुंबकशीलता, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वायु तथा निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान इकाई होता है, एक होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि चुंबकशीलता का मान एक कब होगा? वायु और निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान हमेशा 1 होता है। अब आगे कह रहा है प्रतिष्ठंभिता, रिलेक्टिविटी। जैसे रजिस्टिविटी होता है वैसे रिलेक्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी हम लोग रो की बात करते थे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो बोलते थे, की भांति चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, जिसको हम रिलेक्टिविटी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की सेम है, वहां हम कुछ और नाम से बोलते थे, यहाँ कुछ और नाम से बोलते थे। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं प्रतिष्ठंभिता, रिलेक्टिविटी की, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र में बोलते थे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां हम लोग क्या बात करेंगे? आर इक्वल टू रो की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए। तो ये प्रतिष्ठंभिता हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रवेश्यता। परमियंस क्या होता है? तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। परमियंस में क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसको परमियंस कहते हैं, है ना? परमियंस कहते हैं मतलब कि जो ऐसा चुंबक का गुण जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखता है उसको हम परमियंस कहते हैं। रिलक्टेंस का विलोम होता है। अच्छा, रिलक्टेंस का जो विलोम है वो परमियंस कहलाता है। इसका मतलब जो प्रतिरोध का उल्टा हम कंडक्टेंस कहते थे विद्युत क्षेत्र में, जिसको हम जी लिखते थे, जी बराबर 1 अपॉन आर होता है। वैसे यहाँ जो प्रवेश्यता है जिसको परमियंस बोलते हैं
तो परमियंस बराबर 1/रिलक्टेंस, जो फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, तो 1/s। ठीक है, तो ये हो गया प्रवेश्यता, जिसको हम परमियंस बोलते हैं। परमियंस का जो मात्रक होता है तो कह रहा है वेबर अपॉन एम्पियर टर्न होता है। आगे अगला छोटा सा टर्म आया, कह रहा है अग्राहिता। अग्राहिता ससेप्टेबिलिटी, ये क्या होता है? किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल का अनुपात ससेप्टेबिलिटी कहलाता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस करोगे, आप एक बार लिख लोगे तो ये याद रहेंगी। और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, कंफ्यूजन होता है, हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। मात्रक जितने हैं उनकी एक टेबल बना लें आप लोग कि ये हमारी क्वांटिटी है, इसका मात्रक ये होता है, इसका मात्रक ये होता है, तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम चीजें आपको याद रहेंगी। धारणशीलता क्या होता है आपको पता है? रिटेंटिविटी। धारणशीलता मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कितना वो चुंबकीय क्षेत्र को धारण करेगा। किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण, जो चुंबकत्व का गुण होता है वो कितना वो धारण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? धारण शक्ति बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है, वह स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होता है और विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होता है। अगर रिटेंटिविटी धारण शक्ति ज्यादा है तो वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा, लेकिन वो जो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं फ्लक्स कहीं और जाता है, लीक करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात जो होता है वो फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये भी दोनों फ्लक्स का अनुपात होता है। नेक्स्ट कह रहा है चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सबस्टेंस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक सबस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो मैग्नेट होता है कई तरीके का होता है, कई उसके पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है कि ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये हमारे तीन टाइप है। इसमें छोटे छोटे अंतर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, डायमैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, डाया मतलब अपोजिट, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता, विस्मित, नमक, जल, तांबा इत्यादि। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो किधर चुंबकित होंगे? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो चुंबकित हो जाते हैं, ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण इनके इंपॉर्टेंट है, जस्ता, विस्मित, नमक, जल और तांबा, ये सारे हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे कह रहा है कि दूसरा जो हमारा है वो अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो गए? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली, कह रहा है कि अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ये आप अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो मामूली चुंबकित हो जाते हैं। तीसरा कह रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ, नाम से ही पता चल रहा है। ये क्या होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। अगर इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे तो ये प्रबल रूप से क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात, ये सारे लोहे के टाइप है। ये हमारा, इससे हम क्या बनाते हैं? चुंबकीय जो चुंबक होता है वो बेसिकली हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ से बनाते हैं। जो ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसी की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय, मतलब चुंबक बन जाते हैं प्रबल रूप से। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप क्या होता है भाई? तो इसमें देखो टेम्परेचर दिया है, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय, अनचुंबकीय का मतलब क्या हो गया कि जो चुंबक का जो गुण होता है वो खत्म हो जाए। तो कह रहा है कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय हो जाता है, उसके ऊपर अनचुंबकीय हो जाएगा, नीचे रखते हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय मतलब वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा, अनचुंबकीय मतलब चुंबक के जो गुण होंगे वो खत्म हो जाएंगे। कह रहा है कि एफई, एफई मतलब हो गया लोहा। आयरन, आयरन के लिए कितना होता है? 973 डिग्री केल्विन। निकेल के लिए होता है 673 डिग्री केल्विन। कोबाल्ट के लिए होता है 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये क्यूरी ताप है। कभी क्यूरी ताप पूछ लेता है कि आयरन के लिए, लोहा के लिए कितना होगा, निकेल के लिए कितना होगा, सोडियम के लिए कितना होगा, मतलब कोबाल्ट के लिए कितना होगा। ठीक है,
अब डोमेन की बात करता है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो हमारे पास या तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित हो जाता है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, तो ये डोमेन कहलाता है। चुंबक के असंख्य परमाणुओं का समूह डोमेन कहलाता है। चुंबक के अंदर गुण होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनकी पार्टिकल होते हैं, या तो वो उसी दिशा में चुंबकित होते हैं या विपरीत दिशा में होते हैं। तो कह रहा है चुंबक के असंख्य परमाणुओं का समूह, जो उनके एटम के नंबर होते हैं, उनके जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोला जाता है। एक डोमेन में 10 की घात 18 से लेकर 10 की घात 21 तक परमाणु होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एक डोमेन में वो इतने होते हैं, 10 की घात 18 मतलब 18 जीरो, और 10 की घात 21 मतलब 21 जीरो, इतने परमाणु होते हैं। आगे कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थों की तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। जो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो डोमेन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए वो आसानी से चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो ये डोमेन दे रखा है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करें। हम लोग कल ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र पे ही निर्भर है। चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र जो चैप्टर है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल या यूपीआरवीएनएल की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके यूपीपीसीएल आरवीएनएल जो भी आईटीआई लेवल की वैकेंसीज होती हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसको आप लोग ध्यान से करें। इसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा आता है किसी भी कंपटीशन की अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है।